एक सवाल है जो जो अक्सर मन में आता है। हमारा संविधान है ना, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, तो इसमें अलग से इन अनुसूचियों मतलब शेड्यूल्स की जरूरत ही क्या थी? क्या सब कुछ अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स में ही नहीं लिखा जा सकता था? ऐसा लगता है जैसे किताब के पीछे बस कुछ अपेंडिक्स जोड़ दिए हों। और ये सवाल बहुत सही है, लेकिन इन्हें अपेंडिक्स समझना मेरे हिसाब से इनकी अहमियत को बहुत कम आंकना होगा। ये महज सूचियां नहीं है, मतलब ये संविधान के वो वर्किंग टूल्स हैं जो शासन की मशीनरी को चलाते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं और सबसे जरूरी, उसे समय के साथ बदलने की गुंजाइश भी देते हैं। वर्किंग टूल्स, हाँ, ये एक दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो आज हम भारतीय संविधान की इन्हीं 12 अनुसूचियों पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हमारी ये बातचीत एक विस्तृत लेख पर आधारित है और मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये क्या है, बल्कि ये क्यों है और भारत के शासन पर इनका असल में क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। और देखिए, इनकी कहानी 12 से नहीं 8 से शुरू होती है। जब संविधान लागू हुआ था तब सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। बाद में जो ये 4 जोड़ी गईं, वो आजाद भारत की राजनीति और समाज की बदलती जरूरतों का सीधा सबूत है। हर एक के पीछे एक बड़ी कहानी है। तो चलिए इसी कहानी से शुरू करते हैं। ये जो 8 से 12 तक का सफर है, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले ही 1951 में पहले ही संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। इतनी जल्दी, मतलब संविधान लागू होने के बस 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया? उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती थी जमीनी असमानता। सरकार जमींदारी प्रथा खत्म करना चाहती थी, भूमि सुधार लागू करना चाहती थी, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। जब भी सरकार कोई ऐसा कानून बनाती, बड़े जमींदार उसे मौलिक अधिकार का हनन बताकर अदालत पहुंच जाते थे। अच्छा, संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर। हाँ, और अदालतें उन कानूनों पर रोक लगा देती थी। तो सरकार के सामने एक दुविधा थी कि सामाजिक न्याय लागू करें तो कैसे करें। तो 9वीं अनुसूची एक तरह का कवच थी इन भूमि सुधार कानूनों के लिए। आप इसे एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स कह सकती हैं। सरकार ने एक ऐसी सूची बना दी जिसमें डाले गए कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मकसद तो नेक था, भूमि सुधारों को तेजी से लागू करना, लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया कि क्या संसद के पास ये अधिकार है कि वो न्यायपालिका के समीक्षा करने के अधिकार यानी जुडिशियल रिव्यू को ही सीमित कर दे? बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र में शक्तियों के बंटवारे के मूल सिद्धांत पर ही सवाल था। और इसी तनाव ने, इसी बहस ने आगे चलकर संविधान के मूल ढांचे मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की ऐतिहासिक बहस को जन्म दिया। तो ये सिर्फ एक सूची नहीं थी, ये भारतीय लोकतंत्र में संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन की पहली बड़ी परीक्षा थी। वाह, ये तो बहुत गहरा है। अब आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची पर। ये आई 1985 में 52वें संशोधन से। ये वो दौर था जब आयाराम गयाराम की राजनीति अपने चरम पर थी। विधायकों की खरीद फरोख्त मतलब बहुत आम हो गई थी। हाँ, वो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। 10वीं अनुसूची, जिसे हम सब दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, वो इसी समस्या से निपटने के लिए लाई गई थी। इसका सिद्धांत बहुत सीधा सा था। अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी विप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। मकसद था सरकारों को स्थिर बनाना, लेकिन इस पर एक आलोचना भी तो होती है। आलोचक कहते हैं कि इसने पार्टी आला कमान को बहुत ज्यादा ताकत दे दी है और एक सांसद या विधायक की अपनी आवाज को दबा दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये इसकी सबसे बड़ी और सबसे वैध आलोचना है। एक तरफ ये दल बदल को रोककर स्थिरता लाता है, तो दूसरी तरफ ये पार्टी के अंदर की बहस और असहमति को भी खत्म कर सकता है। विधायक और सांसद पार्टी लाइन से बंधे जाते हैं, भले ही वो उससे सहमत ना हो। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये कानून व्यक्तिगत प्रतिनिधि की भूमिका पर पार्टी अनुशासन को ज्यादा तरजीह देता है? ये बहस आज भी जारी है। और फिर 1992 में एक साथ 2 अनुसूचियां आईं, 11वीं और 12वीं, 73वें और 74वें संशोधन। कागज पर तो ये सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांवों और शहरों तक ले जाने का एक क्रांतिकारी कदम था। और इसे क्रांति ही कहना चाहिए। 11वीं अनुसूची ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें कृषि, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास जैसे 29 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया। और 12वीं अनुसूची ने नगर पालिकाओं के लिए यही काम किया। उन्हें शहरी योजना, सड़कें, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे 18 विषय सौंपे।
ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी सोच थी। लेकिन यहां भी वही सवाल है, 30 साल बाद जमीनी हकीकत क्या है? क्या पंचायतों और नगरपालिकाओं को सच में वो अधिकार और सबसे जरूरी वो फंड्स मिले जिनकी बात ये अनुसूचियां करती हैं, या वो आज भी राज्य सरकारों की दया पर ही निर्भर हैं? और यही सबसे बड़ी चुनौती है। संवैधानिक दर्जा तो मिल गया, लेकिन असल शक्तियां और वित्तीय संसाधन अभी भी पूरी तरह से हस्तांतरित नहीं हुए हैं। कई राज्यों में आज भी ये संस्थाएं सिर्फ नाम के लिए हैं और असली फैसले राज्य स्तर के अधिकारी या नेता ही लेते हैं। तो संविधान ने तो दरवाज़ा खोल दिया, पर उस दरवाजे से चलकर सत्ता को ज़मीन तक पहुंचाने का सफ़र अभी भी अधूरा है। तो ये 4 नई अनुसूचियां असल में भारत की बड़ी चुनौतियों का जवाब थीं। जमीनी असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता का केंद्रीकरण। अब जरा उन मूल 8 अनुसूचियों पर आते हैं जो देश का पूरा ढांचा तैयार करती हैं। इन्हें समूहों में देखना शायद ज्यादा आसान होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। और सबसे पहला समूह तो देश की रूपरेखा ही तय करता है। इसके लिए पहली और चौथी अनुसूची को एक साथ देखना चाहिए। पहली अनुसूची तो बहुत सीधी सादी लगती है। ये भारत का आधिकारिक नक्शा है, बस शब्दों में। इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके भौगोलिक क्षेत्र की पूरी लिस्ट है। और इसी से सीधे जोड़ती है चौथी अनुसूची। ये तय करती है कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसे राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। ये भारत के संघीय ढांचे के लिए बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि संसद में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हो। और जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना था या जम्मू कश्मीर का दर्जा बदला, तो उसका सीधा असर इन दोनों पर पड़ता है। पहली में नाम बदलता है और चौथी में राज्यसभा की सीटों का गणित फिर से सेट होता है। बिल्कुल। अब देश की रूपरेखा बन गई तो सवाल उठता है कि इसे चलाएगा कौन, और जो चलाएंगे उनकी गरिमा और जिम्मेदारियां क्या होंगी। ये हमें दूसरी और तीसरी अनुसूची की ओर ले जाता है। दूसरी अनुसूची ये वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों की बात करती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज, सीएजी, इन बड़े पदों पर बैठे लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या सुविधाएं मिलेंगी। मेरा एक सवाल है, इसे संविधान में ही लिखने की क्या जरूरत थी? ये तो एक सामान्य कानून से भी हो सकता था। ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन पदों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, खासकर न्यायपालिका की। जजों का वेतन और भत्ते संसद की मर्जी पर नहीं छोड़े गए, उन्हें संविधान में ही दर्ज कर दिया गया। इसका मकसद ये है कि कोई भी सरकार जजों पर दबाव बनाने के लिए उनके वेतन में कटौती न कर सके। सही बात। ये उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक संवैधानिक गारंटी है। अच्छा, तो ये सिर्फ सैलरी की लिस्ट नहीं बल्कि आजादी की गारंटी भी है। और फिर आती है तीसरी अनुसूची, जिसमें शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। हाँ, ओथ्स एंड एफर्मेशंस। जब कोई मंत्री, सांसद या जज पद ग्रहण करता है तो वो जो शपथ लेता है उसका एक एक शब्द इसी अनुसूची से आता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये संविधान के प्रति निष्ठा, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का एक सार्वजनिक वादा है। तो हमने देश की रूपरेखा देखी, उसे चलाने वाले लोगों के बारे में जाना, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन सबको शक्ति कहाँ से मिलती है और उस शक्ति का बंटवारा कैसे होता है। ये हमें संविधान की शायद सबसे अहम और सबसे ज्यादा बहस वाली अनुसूची, 7वीं अनुसूची की ओर ले जाता है। सबसे अहम, इसमें कोई शक नहीं। 7वीं अनुसूची भारत के संघीय ढांचे की रीढ़ की हड्डी है। ये केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा करती है। हम सब जानते हैं कि इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले जैसे विषय हैं जिन पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची में पुलिस, कृषि जैसे स्थानीय विषय। लेकिन असली खींचतान तो समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिफ्ट में होती है ना? बिल्कुल। समवर्ती सूची में शिक्षा, जंगल, बिजली, विवाह जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और यहीं पर संघवाद की, फेडरलिज्म की असली परीक्षा होती है। सिद्धांत ये है कि दोनों मिलकर काम करें, लेकिन अक्सर ये अधिकारों के टकराव का मैदान बन जाता है। और टकराव की स्थिति में हमेशा केंद्र का कानून ही भारी पड़ता है। सही है। क्या इस सूची का इस्तेमाल धीरे धीरे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने के लिए हुआ है? शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे विषयों पर केंद्र की बढ़ती भूमिका को कई राज्य इसी नजर से देखते हैं। ये एक सतत बहस है।
केंद्र का तर्क होता है कि राष्ट्रीय एकरूपता और मानकों के लिए हस्तक्षेप जरूरी है, जबकि राज्य इसे अपने अधिकारों का हनन मानते हैं। समवर्ती सूची एक ऐसा प्रावधान है जो सहयोग को भी बढ़ावा दे सकता है और टकराव को भी। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अब शक्तियों के बंटवारे से आगे बढ़कर कुछ विशेष प्रावधानों पर आते हैं। हमारा संविधान कुछ समुदायों और क्षेत्रों को विशेष संरक्षण देता है और यहीं पर 5वीं और 6ठी अनुसूची की भूमिका आती है। मुझे यह हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। 5वीं भी जनजातीय क्षेत्रों के लिए है और 6ठी भी, तो फिर इन दोनों में असल फर्क क्या है? ये कंफ्यूजन बहुत स्वाभाविक है। 5वीं अनुसूची भारत के कई राज्यों में फैले अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरियाज के प्रशासन के बारे में है। इसका मकसद है कि इन आदिवासी बहुल इलाकों में उनकी जमीन और संस्कृति की रक्षा की जा सके। यहाँ राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। तो फिर 6ठी अनुसूची में ऐसा क्या अलग है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए एक पूरी अलग अनुसूची बनानी पड़ी? अलग ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ रहा है। इसलिए यहाँ स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का गठन किया गया है। इन परिषदों को सिर्फ सुरक्षा कवच नहीं बल्कि काफी हद तक अपनी सरकार चलाने जैसी शक्तियां दी गई हैं। वे जमीन, जंगल, स्थानीय परंपराओं पर अपने खुद के कानून बना सकती हैं। मतलब राज्य के भीतर राज्य जैसी व्यवस्था। समझ गया। यानी 6ठी अनुसूची में स्वायत्तता का स्तर कहीं ज्यादा है। अब आखिरी समूह पर आते हैं, भाषा और राजनीति। यहाँ 8वीं और 10वीं अनुसूची की बात होगी। 10वीं पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ, ये दोनों अनुसूचियां भारत की जमीनी हकीकतों को दर्शाती हैं, हमारी भाषाई विविधता और हमारी राजनीतिक मजबूरियां। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। जब संविधान बना था तब 14 थीं, समय के साथ और जुड़ी। मेरा सवाल यह है कि इस सूची में शामिल होने से होता क्या है? क्या यह सिर्फ एक सम्मान की बात है या इसके कुछ व्यवहारिक फायदे भी हैं? ये सम्मान से कहीं ज्यादा है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर उस भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, उसे साहित्य अकादमी से मान्यता मिलती है, उसके विकास के लिए सरकारी फंड मिलता है। सांसद अपनी भाषा में संसद में बोल सकते हैं, छात्र सिविल सेवा जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएं उस भाषा में दे सकते हैं। अच्छा, इसीलिए आज भी कई भाषाओं जैसे तुलु या भोजपुरी को इस सूची में शामिल कराने के लिए आंदोलन होते रहते हैं। जी, ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने की लड़ाई है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि ये अनुसूचियां संविधान के पीछे लगी हुई कोई फालतू लिस्ट नहीं है। जी, ये तो असल में वो गियर हैं जो भारत की विशाल और जटिल प्रशासनिक मशीनरी को चलाते हैं, शक्तियों का संतुलन बनाते हैं और देश की विविधता को एक धागे में पिरोते हैं। बिल्कुल, ये एक आईने की तरह है जो दिखाती हैं कि हमारा संविधान समय और जरूरतों के साथ कैसे बदला और विकसित हुआ है। 8 से 12 अनुसूचियों तक का सफर आजाद भारत के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास का दस्तावेज है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। और आज की चर्चा के अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये अनुसूचियां भारतीय शासन में एक निरंतर संतुलन बनाने की कोशिश को कैसे दर्शाती हैं। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन साधती है। 5वीं और 6ठी अनुसूची ये देश के सामान्य कानूनों और विशिष्ट समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है। और 9वीं अनुसूची तो संसद की कानून बनाने की शक्ति और न्यायपालिका की समीक्षा करने की शक्ति के बीच के ऐतिहासिक तनाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो सवाल यह है कि आज के भारत में इनमें से कौन सा संतुलन सबसे ज्यादा दबाव में है और क्यों? इसका जवाब शायद हमें हमारे लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता सकता है।